हेलो बच्चों, कल मैंने आपको दर्पण के संबंध में कुछ परिभाषाओं को बताया होगा, जिसमें आपका दर्पण का द्वारक, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा मैंने आपको बताई होगी कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि दर्पण का फोकस क्या होता है? फोकस बिंदु, दर्पण का फोकस बिंदु तथा फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस बिंदु क्या होता है, इसकी परिभाषा यह है कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसकी जो परिभाषा होती है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु क्या कहलाएगा? उस दर्पण का फोकस कहलाएगा। फोकस या फोकस बिंदु कहलाता है। फिर से सुन लीजिए परिभाषा कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह उस दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें अवतल दर्पण के बारे में बात करें, तो अवतल दर्पण में मैंने बताया होगा कि इसमें परावर्तन क्रिया जो होती है, यह आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण आपका है और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, जैसे ये आपका मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के देखिए इस बिंदु से टकराया है, तो ये आपतन बिंदु होगा। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से अगर हम मिला दें, आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से अगर मिला दें तो ये अभिलंब का कार्य करता है। तो ये आपतित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, तो किरणें ऐसे लौट आएंगी, परावर्तित होकर ऐसे चली जाएंगी। तो देखेंगे दर्पण के इस बिंदु से जाती है, तो इस दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दर्पण का फोकस कहलाएगा। और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी लिखते हैं स्मॉल एफ से। अवतल दर्पण में किरणें जाती, उस किरणें जो परावर्तित किरणें होती है मुख्य अक्ष से जाती हैं, जबकि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो वहां जाती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से क्रिया होती है। उत्तल दर्पण में परावर्तन क्रिया मैंने आपको पहले बताया होगा कि परावर्तन क्रिया जो होती है वो उभरे भाग से होती है। तो देखिए उत्तल इधर झुका है तो वक्रता केंद्र यहां हो जाएगा, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। अब मुख्य देखिए किरणों को हमेशा एक ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से इस परावर्तित कराते हैं। आप जो भी हमें आप पढ़ाऊंगा आगे वस्तु भी का कहीं होगी तो हमेशा बाईं ओर, दाईं ओर नहीं रखते हैं, वस्तु को बाईं ओर से। तो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के ये समांतर किरणें। तो जब ये किरणें देखिए यहां टकराएंगे तो आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, तो ये अभिलंब का कार्य करेगा। अब किरणें तो अंदर जाएंगे नहीं, तो ये किरणें क्या हो जाएंगी? चली जाएंगी। और इनको आप जब पीछे बढ़ाएंगे, ये किरणें अंदर जाएंगी, इससे परावर्तित हो जाएंगी। ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, दोनों बराबर होता है। अब इन किरणों को जब पीछे बढ़ाएंगे तो इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होगा, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? दर्पण का फोकस कहलाएगा या फोकस बिंदु कहलाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका ये फोकस बिंदु, यानी अवतल दर्पण में किरणें उस बिंदु से फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। मुख्य किरणें जो होती है मुख्य अक्ष को जिस बिंदु से जाती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? जाती हुई प्रतीत होती है। इसको आगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आगे देखो किरणें फैल रही है, पीछे मिलाएंगे तो इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ये क्या कहलाएगा? दर्पण का फोकस कहलाएगा। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण की फोकस दूरी कहलाता है। अभी मैंने आपको इसमें बताया होगा, उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है वो, उत्तल दर्पण में जो फोकस बिंदु होता है ये यहां होता है,
अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में देखिए इधर होता है। अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करें तो अगर इसको हम मूल बिंदु मान लें तो मूल बिंदु से इधर की वस्तुओं को ऋणात्मक, उधर धनात्मक कहते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा था। तो अगर चित्र को देखेगा तो फोकस दूरी जो होती है, अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकस दूरी f का मान जो होता है अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए बात करेंगे तो ऋणात्मक होता है। और उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किधर है, उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण फोकस दूरी इधर है। तो उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। फोकस की परिभाषा बता दी। अब मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं, देखिए यहाँ जा रही है और यहाँ जाती हुई प्रतीत होती हैं, वह दर्पण का क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब आता है कि देखिए फोकस और वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। जबकि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। दोनों में रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, यहाँ डायरेक्ट हम बता देते हैं। तो F इक्वल टू होता है R/2। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। F बराबर कितना होता है, R/2। यानी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। अगर मान ली किसी दर्पण की बात करें तो किसी मान अगर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। अगर मान ली किसी दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या दुगना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आता है कि दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दर्पण में बनने का कुछ नियम है। पहले आते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, आप लोग सेकेंड ईयर में है, प्रतिबिंब का बनना, इसका एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों को कराया जाएगा। यूवी विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम क्या है, उसके लिए कुछ नियम होता है। देखिए किसी वस्तु अगर हम बात करें इसकी हम बात करें तो इसमें इसको कई बिंदुओं से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा, हर बिंदु से प्रकाश किरणें परावर्तित होकर दर्पण से टकराएंगी तो किसी बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी। अवतल दर्पण की बात करेंगे, उसमें कुछ नियम है। तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये दर्पण का फोकस हो गया, ये दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया। तो इसका नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के किस जगह पर जाती हैं, फोकस से जाती हैं। समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होंगी वो परावर्तन पर किससे जाएंगी, फोकस से जाएंगी। इसी तरीके से इसी का उल्टा बात करें, अगर किरणें फोकस से जा रही हैं, अगर किरणें दर्पण के फोकस से जा रही हैं तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर। फोकस से अगर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। और दूसरा इसमें यह है कि अच्छा, हमने आपको एक चीज और थोड़ा सा हमारे दिमाग में उतर गया था कि जैसे मान लीजिए हमने दर्पण आपको बताया था कि जैसे कोई दर्पण है मान लीजिए, तो जब किरणें किसी कोण पर आती हैं तो किसी कोण पर परावर्तित होती है। पर अगर किरणें किसी भी दर्पण पर लंबवत आपतित हो, किसी समतल दर्पण पर या जो चिकना तल हो उस पर कैसे आपतित हो, लंबवत आपतित हो, तो लंबवत अगर आपतित होती है तो वो उसमें परावर्तन की होती है, पर जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से क्या हो जाती है, लौट जाती है। अविलंब की दिशा में अगर किरणें आ रही हो तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी दिशा में क्या जाती है, लौट जाती है। अब इसी तरह से फिर नियम है कि अगर वक्रता केंद्र से जाएंगे तो वक्रता केंद्र से जो किरणें जाती है वो दर्पण पर अविलंब होती है।
दर्पण के किसी बिंदु पर क्या होती है, अविलंब होती है। इस पर लंब का काम करेगा, यह अविलंब का काम करेगा, तो जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से क्या हो जाएंगी, लौट जाएंगे। 3 नियम है मुख्यतः, ये 3 नियम याद कीजिएगा कि मुखज के समांतर अगर है तो फोकस से जाएगा, फोकस से जा रहा है तो मुखज के समांतर हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से अगर जा रहा है तो जिस मार्ग से जाएगा उसी मार्ग से क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ये तो था प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब इसमें देखिए 2-3 नियम मैं आपको बता देता हूं, इसको शायद आपने 10th में पढ़ा होगा, इसको अच्छी तरह से समझ जाइएगा। देखिए अगर हम यहाँ देखिए एक चीज और होता है कि अगर दर्पण के सामने प्रतिबिंब, देखिए एक हम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण आपका है, और दर्पण का ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ रखी गई हो, वक्रता केंद्र के इधर कहीं रखी गई हो, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं रखी गई। मान लीजिए कोई वस्तु है आपका ए बी कोई वस्तु है, हाई स्कूल में पढ़ाया गया प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको एक बार प्रयास करिए, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसमें कि मुखज के समांतर जो देखिए अब इससे कैसे बनाएंगे प्रतिबिंब, तो इसमें जो कि बहुत सारी किरणें इससे निकलेंगी, पर हम केवल 2 किरण निकालेंगे इससे, और भी शीर्ष से गुजरेगा, तो मुख्य शीर्ष से देखो, तो मुखज के समांतर जो किरणें चलेंगी वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएंगी, परावर्तन के पश्चात कहां चली जाएंगी, फोकस चली जाएंगी। और जो किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े ऐसे सीधे, अब कोई 2 किरण कहीं गुजरी, कोई यूनिक वक्रता केंद्र से आप फोकस से गुजार दीजिएगा तभी वही मिलेगा, और जब गिरेगा तो देखिए यहां मिलेगा, तो ये शीर्ष वाला सिरा यहां बन जाएगा, तो ये प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा। कैसा बन रहा है आपका, ये A1 B1 बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और अगर प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनेगा तो ध्यान रखिएगा वास्तविक होता है, उल्टा वास्तविक, और वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और अगर मान लीजिए प्रतिबिंब कभी कभी ऐसा होता है कि उधर बनता है, कुछ साइड में पीछे बनता है, तो देखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या बनता है, सीधा बनता है। ये ध्यान रखिएगा। इसको बनाने का नियम आपकी किताब में हाई स्कूल में आप लोगों ने हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा भी होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगर न समझ में आएगा तो हमको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा कि सर जी हमको प्रतिबिंब बनने का तरीका बता दीजिए, तो बता देंगे। अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियां होती है। सबसे मुख्य स्थिति होती है कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब सदैव वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है। फोकस पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और ध्रुव और फोकस के बीच में जब कोई वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का सीधा आभासी बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये अवतल दर्पण द्वारा, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ना होगा तो मैं आपको एक फोटो कॉपी बना के भेज दूंगा, आप उसको समझ लीजिएगा, चित्रों के माध्यम से इसको बताऊंगा, तो जाने रहिएगा कैसे बनता है इसका किरण आरेख। कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा था, इस किरण आरेख को बनाइएगा वस्तु की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। कुछ 3-4 स्थितियां हैं। पहली स्थिति होती है कि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, पहला तो अनंत पर हो, दूसरा वक्रता केंद्र अनंत के बीच में हो, तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर हो, चौथी स्थिति वक्रता केंद्र फोकस पर हो, पांचवी स्थिति फोकस पर हो, और छठवीं स्थिति जो होती है फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसको आप बनाने का तरीका अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ना आएगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा, तो हम आपको फोटो कॉपी करके मैंने फोटो बना के भेज देंगे, आप उसको समझिए। तब भी समझ में ना आएगा तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आते हैं उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम है। उत्तल दर्पण में परावर्तन क्रिया पहले समझ लीजिए कहां से होती है, उभरे भाग से होती है, यानी जो कलई की जाती है वो अंदर की जाती है। ये दर्पण का ध्रुव है, वक्रता केंद्र इसका इधर, क्योंकि झुका इधर है तो केंद्र आपका इधर होगा, और फोकस आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब इसमें देखना, तो जो किरणें मुख्य, जिसका नियम होता है कि मुख्य के समांतर जो किरणें जाएंगी,
वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाती हुई प्रतीत होंगी। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रतीत होता है, फोकस पर जाती हुई प्रतीत हो। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी होगी वो परावर्तन के पश्चात फोकस पर जाती हुई प्रतीत, जाएंगे नहीं, उससे जाती हुई यानी पीछे बढ़ाएंगे तो उस किरणों को वहां फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी स्थिति ये होती है कि जो किरणें फोकस से जाती हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं, जो किरणें फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती है। तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र की ओर प्रतीत किरणें, यानी वक्रता केंद्र की ओर जाएं, वक्रता केंद्र की ओर प्रतीत किरणें, वक्रता केंद्र की ओर देखिए दिष्ट है, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें क्योंकि अभिलंब का काम करेगा तो जिस मार्ग से जाएंगी उसी मार्ग से क्या हो जाएंगी, वापस लौट जाएंगी। अब इसमें किसी वस्तु की स्थिति कैसे प्रतिबिंब बनता है, इसमें तो प्रतिबिंब बनने का केवल एक ही नियम है, वो आपको मैं बता देता हूं। क्योंकि वस्तु इधर ही और कहीं रखी जाएगी, हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। तो वस्तु मान लीजिए हमने यहां रख दिया, ये वस्तु हमने क्या रखा, ए बी वस्तु। अब ध्यान से देखिएगा कैसे प्रतिबिंब बनेगा। जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो फोकस पर जाती हुई क्या हो जाएंगे, इसे चला जाएगा, इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पर जाता हुआ प्रतीत होगा। जो किरणें वक्रता केंद्र की ओर जाएंगी वो जिस मार्ग से जाएंगे उसी मार्ग से लौट जाएंगे। देखो दोनों किरणें, जबकि आगे और कोई किरणें कटेंगी नहीं क्योंकि आगे देखो फैल रहा है, तो पीछे कटेगा। तो देखो यहां बन रहा है, देखो बहुत ध्यान से देखिएगा, छोटा ही बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, A1 B1 कैसा बन रहा है, जो कि दर्पण के पीछे बन रहा है तो छोटा छोटा बन रहा है, आभासी। और कहां बनेगा, ध्रुव और फोकस के मध्य, यानी वस्तु को कहीं भी रखेंगे हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा, आभासी, ध्रुव और फोकस के मध्य बनेगा। अंतर क्यों होगा, जैसे जैसे वस्तु को हम इधर ले जाएंगे, अनंत की ओर जाएंगे, वैसे प्रतिबिंब भी फोकस की ओर दृष्ट होता है। अनंत पर के वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनेगा। गाड़ियों में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, परंतु वो उत्तल दर्पण पूरा उत्तल नहीं होता है, कुछ परवलय आकार स्थिति में होता है। कारण क्या होता है, गोलीय विवर्तन का एक दोष होता है, दर्पणों में भी एक दोष पाया जाता है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका टॉपिक था कैसे प्रतिबिंब बनता है। इसको आप अच्छी तरीके से कॉपी पर बना लीजिएगा। जो क्लास के मॉनिटर हैं सेकेंड ईयर A1 A2 B1 B2 B3 वो बना के हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे, ये बहुत ध्यान रखेंगे। मॉनिटर्स है बच्चे, मुझे यकीन है कि आप लोग बनाएंगे, पर मॉनिटर ही किसी क्लास का प्रतिनिधित्व करता है। तो मॉनिटर से रिक्वेस्ट है कि वो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनने का आरेख, किरण आरेख और उसकी स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, कैसा बन रहा है, छोटा बड़ा, आभासी, वास्तविक, किस स्थान है, वो हमको लिख के व्हाट्सएप हमारे नंबर पर कर देंगे। तो हमको यकीन हो जाएगा कि हमारा मॉनिटर जब सही है तो हमारे स्कूल क्लास के बच्चे भी व्यवस्थित होंगे। बाकी ये सबके लिए है। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचना आता है, तो उसको आप स्वयं बनाइए। अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कहिएगा, तो मैं एक एक चित्र को ड्राइव करके एक एक चित्र को बता दूंगा, आपको समझ में आएगा। और पहले आप लगाइए। अब ध्यान से देखिए, अब आगे आता है, देखिएगा दर्पण के ध्रुव से वस्तु जहां रखा जाता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु जहां रखा जाता है उनके बीच की दूरी को हम U कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब जहां बनता है उनके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, V कहते हैं। और दर्पण की फोकस दूरी को क्या से लिखते हैं, F से लिखते हैं। तो अब आता है UVF में संबंध। अब आप पढ़े होंगे UVF में संबंध किसी दर्पण के लिए क्या होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये किसी दर्पण के लिए होता है। अब इसको सूत्र की उत्पत्ति कैसे की जाती, तो उसकी उत्पत्ति करने का आपने 10th में एक तरीका पढ़ा होगा जो समरूपता के नियम पर आधारित होगा। मैं आपको एक दूसरे तरीके से बताता हूं, ये तरीका समझिएगा क्योंकि आगे भी इस तरीके का प्रयोग होगा। यानी हमको बताना है UVF में संबंध, UVF में संबंध। UVF में संबंध का मतलब U क्या होता है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, V क्या होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, और F होता है दर्पण के ध्रुव से दर्पण की फोकस दूरी। रिलेशन कैसे निकालते हैं इसको समझने का प्रयास कीजिएगा।
ध्यान दिए, जल्दी से बता रहा हूं उसको। ये मान लीजिए दर्पण है आपका, ये दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए हम दिखा दे रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए आप प्रयास कीजिएगा। यम यम डैश एक उत्तल अवतल दर्पण है। इसको करने का एक नया तरीका है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये दर्पण का ध्रुव है, ये दर्पण का फोकस है, और ये दर्पण का वक्रता केंद्र। अब देखिए, मान लीजिए कि एक बिंदु वस्तु, यहां वस्तु ना बना के बिंदु वस्तु बना रहे। एक मान लीजिए बिंदु वस्तु O दर्पण के ध्रुव से दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए कि बिंदु वस्तु O है, वो कहां पर स्थित है? मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर स्थित है। अब देखिए इसके द्वारा मान लीजिए प्रतिबिंब जो बनता है, ये मान लीजिए ये किरणें यहां चलेंगी, यहां टकराएंगे, तो ये आपतित किरण हो गए ना। और ये क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, और थोड़ा सा आगे कर देते हैं। वक्रता केंद्र से हम इसको मिला देते हैं। वक्रता केंद्र से जब मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा? अविलंब कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, बहुत समझने का प्रयास कीजिएगा कि वक्रता केंद्र से हमने मिला दिया। अब मान लीजिए ये इसका ये इस किरणों को परावर्तित करेगा, तो मान लीजिए किरणें परावर्तित होने के बाद किसी बिंदु I पर मिलती है। ये ऐसे मान लिया जाए, वक्रता केंद्र है, ये आपका यहां पर मिल रही है, यानी I इसका प्रतिबिंब हो गया। समझिएगा, ये बिंदु वस्तु मान लीजिए कि यम डैश एक अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष आपके, इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। इस मुख्य अक्ष से इस वस्तु द्वारा, इस वस्तु का इस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितना बन रहा है? I पर बन रहा है। और मान लीजिए CM या CN इसका क्या है? अविलंब है। तो ये आपतित किरण हो जाएगी, ये परावर्तित किरण होगी, और ये क्या कहलाएगा? अविलंब। और ये आप जानते होंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है, यानी अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और I बराबर R होता है। शेष इसका डेरिवेशन आपको हम कल बताएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।